हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 19 करने वाले हैं। इसमें हम लोग भूगोल का क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग जीके के करते थे, इसमें आज स्पेशल आप लोग का 50 क्वेश्चन रहने वाला है, भूगोल का, ज्योग्राफी का रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पिछले वाले हम लोग सेट में जो है हम लोगों ने क्या किया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन किया था, इतिहास का आपका क्वेश्चन किया था, 50 क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज हम लोग भूगोल का करने वाले हैं। वो सारी वीडियोस देखना है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी वहाँ 18 सेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की थी। आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की थी। बोला जा रहा है कि आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की थी, तो जॉन एंथनी एलन ने की थी। किसने, तो जॉन एंथनी एलन ने की थी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। जॉन एंथनी एलन ने जो है आपका आभासी पानी की अवधारणा पेश की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 50 में कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुसाई पहाड़ियों के किस नाम से भी जाना जाता है। लुसाई पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे मीजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन सा पहाड़ी, तो लुसाई जो पहाड़ियाँ हैं उसको जो है मीजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेकंड का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि सोमशिला बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है। सोमशिला बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका पेनार नदी पर बनाया गया है। कौन सा नदी, तो पेनार नदी पर बनाया गया है सोमशिला बांध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन पर, कि भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारत में हवाई परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1953 में आपका भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट क्या, तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। लेकिन पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन, कि कौन से जिले में है, गुजरात के कौन से जिले में स्थित है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, तो ये कच्छ जिले में। कौन से जिले में, तो गुजरात के कच्छ में आपका ये स्थित है। कौन सा, तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, कि हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था। जो हावड़ा ब्रिज है ये आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, बताइए कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। कोलकाता में है आपका हावड़ा ब्रिज। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं हावड़ा में, जैसे कि हावड़ा ब्रिज है ये हावड़ा में बोल सकते हैं। ठीक है, हावड़ा ब्रिज में ही, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो हावड़ा में, जो कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि कब आपका आधिकारिक तौर पे खोला गया था, तो 1943 में खोला गया था। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कि मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2.245 मेगावाट है। बोला जा रहा है कि मार्च 2020 तक, कब, तो मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2.245 मेगावाट है। कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपका हो जाता है भरला सोलर पार्क। कौन सा, तो भरला सोलर पार्क। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 का ए नंबर हो जाएगा। भरला सोलर पार्क जो है आपका 2.245 मेगावाट का है। ठीक है, इसका क्षमता कितना है, 2.245 का मेगावाट का क्षमता है। कहाँ है, तो भरला सोलर पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, की सूर्य से पृथ्वी की दूरी केवल 2.8 गुना दूरी पर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौनाग्रह कौन सा है। अब तक का सबसे निकटतम बौनाग्रह कौन सा है, तो सीरीज है आपका। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज जो है आपका 2.8 गुना दूरी पर पृथ्वी के, जो सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उसके 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम बौनाग्रह कौन सा है, तो आपका सीरीज हो जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रिफाइनरी तथा उनके संबंधित राज्य से के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। रिफाइनरी और उसके संबंधित राज्य का संबंध में गलत युग्म जो है, जैसे कि यहाँ पे रिफाइनरी का नाम दिया गया है और यहाँ पे आपका राज्य का नाम दिया गया है, तो कौन सा राज्य यहाँ पे गलत है। देख लेते हैं कि बिना रिफाइनरी जो है आपका मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है कि बिना रिफाइनरी आपका कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद देखिए ताती पाका रिफाइनरी कहाँ है, तो ये तेलंगाना यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन तेलंगाना नहीं है। ठीक है, ताती पाका रिफाइनरी कहाँ है, तो आपका आंध्र
प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में आपका तातीपाका रिफाइनरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपका गलत हो जाता है, यही आपका गलत युग्म है। बाकी आगे भी देख लेते हैं कि कोप्ती रिफाइनरी कहाँ है? तो गुजरात में है, बिल्कुल सही है कि बोना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, कोप्ती रिफाइनरी गुजरात, नुमलीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है? तो आपका असम में है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो तातीपाका रिफाइनरी तेलंगाना। तो ये कहाँ पर है तातीपाका रिफाइनरी? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत युग्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर कि सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ों के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। बोला जा रहा है कि सितंबर के आसपास, कौन से महीने? तो सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल कौन सा है? कौन सा देखा जा सकने वाला है उत्तरी गोलार्ध में? तो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा सिग्नस। कौन सा? तो सिग्नस हो जाता है। सी नंबर याद रखिएगा। सिग्नस जो है आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला है सितंबर के महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते, ये क्रॉस आकार का होता है सिग्नस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? कौन सा सिद्धांत जो है हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु, कौन सी? तो पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? कौन सा सिद्धांत ये बात बताता है? ये आपका होता है मिलनकोविच सिद्धांत। कौन सा? तो मिलनकोविच सिद्धांत आपको ये बताता है कि मिलनकोविच सिद्धांत बताते हैं कि हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर गति में परिवर्तन, ठीक है, पृथ्वी की जलवायु में गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों को कौन सा बताता है सिद्धांत? तो मिलनकोविच सिद्धांत। सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर कि दिल्ली रिज, क्या? तो दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? जो दिल्ली रिज है, दिल्ली रिज आपका निम्नलिखित किस नदी के बीच जल विभाजक है? तो ये आपका हो जाता है गंगा और सिंधु। कौन सा? तो गंगा और सिंधु। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दिल्ली रिज कौन सी नदी के बीच की जल विभाजक है? तो गंगा और सिंधु हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो है पश्चिमी तटीय मैदान को कौन से नाम, किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाता है कन्नड़ मैदान से नाम से जाना जाता है। कौन सा मैदान? तो कन्नड़ मैदान से जाना जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे कि कोपेन, थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा अब कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली, कौन सा? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई समूह से संबंधित है? कौन सा अभिलक्षण जो है आपका ई से समूह से संबंधित है? आपका कोपेन प्रणाली के अनुसार में, कोपेन प्रणाली के अनुसार में ई किससे संबंधित है आपका बताना है। ये कौन से संबंधित है? तो ये सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये आपका ई किस चीज़ को दर्शाता है? कि सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसको दर्शाता है। तो ई आपका बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर कि जस्कर और नुब्रा जो है किस नदी की सहायक नदी है? जस्कर और नुब्रा जो है कौन से नदी की आपका सहायक नदी है? तो ये आपका जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। जस्कर और नुब्रा जो है आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग तो सूती वस्त्र का उद्योग। कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो आपका सूती वस्त्र का उद्योग। ठीक है, 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र का उद्योग भी सबसे प्राचीनतम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? कौन से फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो आपका शुगर केन मतलब कि गन्ना का उगाने में आपको लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर कि गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपका हो जाता है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तो तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई के तमिलनाडु में। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकती है। जो नदी की विभाजन होती है उसके उस प्रक्रिया से जो है पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकती हैं जो वनस्पति के विकास में सहायता करती हैं। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका है नदी डेल्टा है। कौन सा? तो नदी डेल्टा, जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वो एक आपका ऐसी है कि एक वनस्पति का विकास वहाँ पर हो जाता है जो कि पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां है। एक वनस्पति का निर्माण हो जाता है
कि नदी डेल्टा, वहाँ पे डेल्टा बन जाता है, जो नदियाँ जो बहा कर लाती हैं वहाँ पे बहा कर जो आपका लास्ट में लाती हैं जहाँ समुद्र के पास, तो वहाँ पर जो बनता है उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जिसके भी जितने भी वो गंदगी हो गया आपका, फिर से गंदगी हो गया आपका, फिर से जो कंकर वगैरह होता है, सील्ड पार्टिकल्स हो गया, वो सभी जो लाता है तो वो आपका वही जो है नदी डेल्टा बना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कौन सा कारक आपका मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जो मिट्टी का निर्माण के लिए कौन सा आपका मुख्य रूप से आपका उत्तरदायी है, तो ये आपका होता है अक्षय, वेदरिंग। क्या, तो अक्षय हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा। जो आपका पहाड़ों का टूटना जो होता है, जब नदियाँ आती हैं तो वो अपने साथ पहाड़ों को तोड़ते हुए, छोटे छोटे कण में तोड़ते हुए जो है वो अपने साथ लेके आती हैं, तो वही अक्षय होता है, उसी से जो है आपका मृदा का निर्माण होता है। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको एक क्वेश्चन है आपके पास कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से रूप में जब रहती हैं, कौन सी अवस्था में, जब जैसे कि नदियों की भी अवस्था होती है, ये रूढ़ा अवस्था होती है, एक और होती है, ऐसी ही होती है वो एक अवस्था होती है, उस अवस्था कौन से अवस्था में जो है नदियाँ अपक्षय करती हैं, ठीक है, वेदरिंग करती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब वो वेदरिंग करती हैं, अपक्षय करती हैं, कौन से अवस्था में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैव मंडल निश्चय का हिस्सा है। बोला जा रहा है कि आपका मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैव मंडल निश्चय का आपका हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, कौन सा, तो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पंचमढ़ी आपका कौन सा, तो पंचमढ़ी जैव मंडल निश्चय का हिस्सा है, पंचमढ़ी जैव मंडल निश्चय का आपका हिस्सा है बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। एक कमेंट बॉक्स में यहाँ भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें मानव का हस्तक्षेप रहता है या नहीं रहता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कि जैव मंडल निश्चय में जो है आपका मानव का हस्तक्षेप रहता है या नहीं रहता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। 2001 के अनुसार, 11 नहीं बोल रहा है, कि 2001 के अनुसार कौन से राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, तो ये हो जाता है आपका हरियाणा में, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है। लैगून का उदाहरण इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, तो ये आपका नैनीताल हो जाता है, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैगून का उदाहरण कौन सा नहीं, तो नैनीताल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि बंदरगाहों को निम्नलिखित में से कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तो ये आपका हो जाता है हल्दिया और पारादीप। कौन सा, तो हल्दिया और पारादीप जो है बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ठीक है। डायमंड हार्बर भी आपका वहीं पर है, ठीक है। डायमंड हार्बर कहाँ है, तो ये कलकत्ता में है। हल्दिया और पारादीप, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। जो बंगाल की खाड़ी, यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर, तो हल्दिया कहाँ है, तो हल्दिया कलकत्ता में है। पारादीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा, जैसे कि ये है इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये हल्दिया भी यहाँ है और पारादीप जो है उड़ीसा में है, तो ये दोनों एक ही तरफ है बंगाल की खाड़ी, तो हल्दिया और पारादीप हो जाता है। लेकिन तूतीकोरिन और कोचीन, कोचीन कहाँ है, तो केरल में है, लेकिन तूतीकोरिन कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में, ठीक है। पारादीप कहाँ है, तो पारादीप तो अभी बताया कि उड़ीसा में है, लेकिन न्यू मैंगलोर कहाँ है, तो न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और हल्दिया कहाँ, देखिए बोला जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में के समूह में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी तरफ, तो यही दोनों ना है, हल्दिया और पारादीप है, हल्दिया और पारादीप है, ये तो करेक्ट हो ही गया। बाकी देख लेते हैं कि आपका हल्दिया और हल्दिया कांडला कहाँ है, तो कांडला आपका गुजरात में है। कांडला कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। तो ये देखिए हल्दिया भले ही आपका इधर है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन कांडला आपका कहाँ है, तो गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो हल्दिया और पारादीप जो है आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, नहीं, ठीक है। डायमंड हार्बर आपका कहाँ है, तो हल्दिया के पास में है, ठीक है। कोलकाता में आपका डायमंड हार्बर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। जो फसल ऋतु है और उसकी संबंधित फसल के गलत युग्म की पहचान करना है, तो कौन सा हो जाता है, तो रबी धान हो जाता है। कौन सा, तो खरीफ ज्वार सही है, खरीफ सोयाबीन सही है, रबी गेहूं सही है, लेकिन रबी धान नहीं होता है। रबी धान कब होता है, तो खरीफ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कौन से केंद्र शासित पूछा जा रहा है, ठीक है। राज्य अगर पूछेगा तो राज्य में आपका कौन सा हो जाता है, तो केरल हो जाता है राज्य में, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश सबसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाता है, तो लक्षद्वीप हो जाता है, वहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की सेलों से संरक्षित होते हैं। जीवाश्मों से जो प्राप्त ईंधन होते हैं वो केवल किस प्रकार की सेलों से संरक्षित होते हैं। ये आपको जो है अवसादी सेलों से, किन से, तो सेले मतलब चट्टान हो जाता है, ठीक है, सेले मतलब चट्टान हो जाता है, तो अवसादी सेल से मतलब अवसादी चट्टान से जो है संरक्षित होते हैं। कौन सा, तो जीवाश्म से प्राप्त ईंधन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे कम, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या हम, ये आपका हो जाता है लक्षद्वीप की है। कौन से किसकी, तो लक्षद्वीप की, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के अपर्याप्त वर्षों वाले क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है, तो किसमें हो जाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, तो इसका ये हो जाता है लद्दाख। ठीक है, अपर्याप्त क्षेत्रों में, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। डी में अपर्याप्त क्षेत्रों में वर्षा होती है तो लद्दाख आपका हो जाता है। ठीक है, लेह में कम वर्षा होती है सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की बावरियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है। बावरियों का उपयोग जो है पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाता है जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए। ठीक है, जल भंडारण या पुनर्भवन के लिए आपका डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जो बावरियों का उपयोग जो है पारंपरिक रूप से किसके लिए, तो जल का भंडारण और पुनर्भरण के लिए आपका किया जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को पहचानिए। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो ये आपका बूढ़ी दिहिंग। कौन सा, तो बूढ़ी दिहिंग आपका हो जाता है सही जवाब। बूढ़ी दिहिंग जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। कौन सी नदी आपका मध्य प्रदेश से होकर बहती है, ये आपका हो जाता है बेतवा नदी। कौन सा, तो बेतवा नदी आपका कहाँ से बहती है, तो मध्य प्रदेश से बहती है। ठीक है, तो 32 का कौन सा हो जाएगा, तो 32 का बी नंबर। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी बहती है, तो बेतवा नदी। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, व्यूज़ आता है खूब वीडियोस पर लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मानसून से पहले की वर्षा को किस रूप में जाना जाता है। जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जो मानसून से पहले की वर्षा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी आपका जो हवाएं आती हैं, दक्षिण पूर्वी आपका हवाएं आती हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉरी, दक्षिण पश्चिम हवाएं आती हैं उसको किस नाम से, वही जो है आपका पहली मानसून होती है तो वही आपका जो है किस नाम से जाना जाता है। इधर आपका रहता है केरल और कर्नाटक है, तो इधर से जो वर्षा आती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आम्र बौछार से नाम से जाना जाता है। ठीक है, आम्र बौछार से नाम जाना जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि गर्मियों के समय में ही आम आपका फरता है और गर्मी में ही पहला मानसून आता है, तो आम्र बौछार। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है। इंदिरा गांधी जो नहर बना है उससे जो है कौन से राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो राजस्थान राज्य को आपका लाभ हुआ है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है आपका किस राज्य को लाभ प्रदान करता है, तो आपको राजस्थान को। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर कि भूजल मतलब कि ग्राउंड वाटर जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल परत का शीर्ष स्तर का क्या कहलाता है। ठीक है, जो भूजल जो होता है ये आपका महत्वपूर्ण स्रोत है जल का। ये जो भूजल होता है ग्राउंड वाटर परत, ये भूजल परत का शीर्ष स्तर को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कहा जाता है, तो भौम जल स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भौम जल स्तर, वाटर टेबल बोला जाता है। जो आपका परत के नीचे जो होता है इधर पानी, इसको क्या कहा जाता है, तो भौम जल स्तर, वाटर टेबल कहा जाता है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि इबोनी, आवनुस, महगोनी और चिंकोना आदि पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आवनुस, महगोनी और चिंकोना भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ये सभी पेड़ के नाम हैं। आवनुस, महगोनी और चिंकोना किस चीज़ के नाम है, तो पेड़ के नाम है। ये आपके कौन से वन में पाए जाते हैं, भारत के कौन से वन में पाए जाते हैं, तो ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है। कौन सा शिखर जो है आपका भारत में स्थित नहीं है, तो कौन सा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है धौलागिरी। कौन सा, तो धौलागिरी जो है आपका भारत में स्थित नहीं है। धौलागिरी जो है आपका भारत में स्थित नहीं है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की अवसादी सेल विभिन्न आकार की चट्टानों के टुकड़ों के जमाव और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो अवसादी सेल हैं विभिन्न आकार के चट्टानों के टुकड़ों के जमाव और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो शिलीभवन बोलते हैं। ठीक है, तो शिलीभवन बोला जाता है इस प्रक्रिया को। 38 का बी नंबर होता है। ठीक है, जो अवसादी सेल विभिन्न आकार के चट्टानों के टुकड़ों के जमाव बोल रहा है, यहाँ पे जमाव और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनती है, उसको क्या कहा जाता है? तो शिलीभवन कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन कि मौसिन राम क्या? तो मौसिन राम में विश्व भर में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? जो मासेराम होता है, इसको मौसिन राम लिखा हुआ है लेकिन मासेराम भी हम लोग बोलते हैं। तो मासेराम जो है आपका विश्व भर में सर्वाधिक औसत वर्षा वाली क्षेत्र है। ठीक है, मासेराम में सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन से पहाड़ी पर आपका स्थित है? ये खासी पहाड़ी पर। ठीक है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, खासी पहाड़ी पर क्या स्थित है? तो मासीराम आपका कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर कहाँ है ये? तो मेघालय में है। कहाँ? तो मेघालय में आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे काकरापारा। ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगा और भद्रा जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपका कृष्णा नदी की है। कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगा और भद्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पर कि थर्मोहेलाइन क्या? तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पूरी दुनिया में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है पूरी दुनिया में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये आपका हो जाता है, किसको प्रभावित करता है? तो जलवायु को ये प्रभावित करता है। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करता है। ए नंबर आपका करेक्ट है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है यहाँ पे जलवायु को परिवर्तित आपका प्रभावित करता है, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर कि पृथ्वी के नीफे परत में क्या स्थित है? ठीक है, पृथ्वी के नीफे परत में क्या स्थित है ये आपको बताना है कि पृथ्वी में जो नीफे परत है उसमें क्या स्थित है ये बताना है। तो क्या हो जाता है? तो कोर स्थित है। क्या? तो कोर स्थित है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं नीफे परत में क्या स्थित है? तो कोर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की किस प्रकार की सेलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती है? कौन से प्रकार की जो चट्टान होती हैं उसमें अलग अलग मोटाई की परतें पाई जाती हैं? तो कौन से चट्टान में? तो ये आपका अवसादी सेले में। किसे? तो अवसादी चट्टान में। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की भारत की वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम में का वर्क फोर्स का जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है कृषि क्षेत्र में काम करता है ये पूछा जा रहा है। तो कौन कितना प्रतिशत? तो 54.6%। कितना? तो 54.6% आपका कृषि में है। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना क्या? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में आपका रीवा अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? मतलब कि यहाँ पे जो लिंगानुपात पुरुषों के अनुसार ज़्यादा हो गया। लिंगानुपात सबसे अधिक यहाँ पे बोला जा सकता है कि 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं थी। कौन से राज्य में? ये बताना है आपको कौन से राज्य में था। तो पुडुचेरी में हो जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन पे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? कौन से राज्य में जो है स्थानांतरित कृषि को जो है पेंडा नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश राज्य को। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? ये आपका जो हो जाता है ओडिशा राज्य में स्थित है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ओडिशा राज्य में आपका पंचपटमाली आपका स्थित है, ओडिशा राज्य में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन ये हमारा है कि तालचेर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा? तो तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तालचेर थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? ये आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में आपका तालचेर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो होमवर्क के लिए है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके SW होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन आप लोग का भूगोल का भी यहाँ पर हो गया। यहाँ पे हम लोग 19 सेट तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद।